हे एवरीवन। आज हमारा परफेक्ट क्रैश कोर्स का डे नंबर 16 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, है ना। ये टॉपिक तो यार ऐसा है जिससे अक्सर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है। एंड दैट इज़ द थिंग विच मेक्स द टॉपिक ब्यूटिफुल। कि भाई जितनी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है स्टैटिक चार्ज के बारे में, फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा, फिर आपने मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखी, इन सभी लिंक्स को कंबाइन करने के बाद ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि हमारे किन्हीं भी पुराने लिंक्स में से कोई एक अगर वीक रह जाता है तो उस वजह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो इसका एक सीधा सा जो थंब रूल है इस यूनिट को कंप्लीट करने का, वो हमारे लिए ये होगा कि हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आज की मुलाकात में भी सिर्फ कंटेंट के एक बेसिक ओवरव्यू के बाद हम मेनली अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। और इसी लेक्चर के साथ मैंने एक डीपीपी भी आज से शेड्यूल करना शुरू कर दिया है, तो आप डीपीपी को अटेम्प्ट करेंगे। नोट्स आपको पता ही है जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और उस डीपीपी का डिस्कशन भी जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे आपको जेई प्लैनेट के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लेक्चर लीजिए, प्रॉब्लम्स को समझिए। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पर भी डिलीवर किए। वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को देखा, और फीडबैक भी अक्सर यही मिलता है यार उन प्रॉब्लम्स का। हमेशा से वो प्रॉब्लम्स ऐसी रही हैं जिन प्रॉब्लम्स को अगर एक बार कर लिया जाए तो एक्चुअल एग्जाम में जो सवाल आने हैं वो या तो उन जैसे होते हैं या तो उन्हीं में से कोई एक होते हैं। सो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं यार आज के लेक्चर की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी सेशंस जो हमारे चल रहे हैं वो परफेक्ट क्रैश कोर्स फॉर जेई एंड बोर्ड्स चल रहे हैं, मगर ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीपी एंड ओलंपियाड्स, they can also take the benefits of these lectures. All right. So जेई प्लैनेट का यार टेलीग्राम चैनल लिंक आपकी नज़रों के सामने है। इस लिंक का इस्तेमाल करके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और आपको वहीं पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी, है ना। तो डीपीपी अटेम्प्ट करना है यार लेक्चर के बाद, और बाय द एंड ऑफ द डे उसके डिस्कशन वीडियोज़ भी देखने हैं, या डिस्कशन जो सॉल्यूशंस मिले होंगे उनको रेफ़र करना है। तो यस, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, हम प्लस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम द 14th ऑफ अप्रैल, डेट ऑफ 14th ऑफ अप्रैल। एंड जो हमारा एम 2022 का बैच है वो लॉन्च हो रहा है यार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें हम जेई मेन और एडवांस 2022 के लिए बच्चों को गाइड करने वाले हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इनके इंडिविजुअल शेड्यूल जो है वो आपको पहले भी एक बार दे दिए गए हैं, दोबारा मैं बता भी दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। जो यार हम हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं अभी यूट्यूब पे और अनअकैडमी स्पेशल पे, जो मैं आपको फ्री प्रैक्टिस सेशंस देता हूँ, इनके अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। वन ऑफ देम इज़ अनअकैडमी प्लस एंड द अदर वन इज़ अनअकैडमी आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, जैसा कि आप जानते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है यार, मतलब वंस यू गेट इनटू द प्लेटफॉर्म तो आप डिफरेंट बैचेस भी ले सकते हैं। अलग अलग बैच के लिए आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है यार, स्टडी प्लानर मिलता है, टेस्ट जो आप दे रहे हैं उनकी प्रॉपर असेसमेंट मिलती है, आपकी वीकनेस के बारे में आपको पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। गाइडेंस से आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। और करना ही चाहिए यार हमेशा, हमें तो अपने जीवन में भी और अकेडमिक्स में भी अपनी वीकनेस को हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए, है ना। सो अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक की जो बेसिक सब्सक्रिप्शन फ़ी है मंथली मैंने नहीं दिखाई है यहाँ पे, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स की हमारी नज़रों के सामने है। इनका जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है इसमें भी आपको दो अलग प्रकार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए इनमें से अगर कोई कोर्स चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार जिन बेनिफिट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको लेने के दो तरीके हैं। या तो आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट दे दें और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है,
यूसैट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, उसके साथ ही आप हमारा कोड यानी कि फिजिक्स माया PHYMAYA इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। ऑलराइट, तो जो बात प्लस के लिए है वही बात यहाँ पे आइकॉनिक के लिए भी है। आप जानते हैं इनके बेनिफिट्स डिस्कस हो गए हैं। तो चलिए, ये तो रही जनरल बात। अब शुरू करते हैं हमारी फिजिक्स के साथ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। तो यार फटाफट से आपको एक बार बता देता हूँ कि EMI में टॉपिक रिवाइज क्या क्या करने होते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे सीधा, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला कैसे जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की खासियत क्या होती है, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक्स क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी बातें। फिर आप बात करते हो यार फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फैराडे ने कहा कि जब भी किसी कंडक्टिंग लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ साथ चेंज होगा तब तब उससे उस कंडक्टिंग रिंग में, उस कंडक्टिंग लूप में या उस कंडक्टर में के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंड्यूस हो जाता है, एक EMF जो है वो इंड्यूस हो जाता है। सो फैराडेज लॉज प्लस लेंज लॉ। और फैराडे ने दूसरी बात क्या कही कि जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना बड़ा EMF इंड्यूस होगा, है ना, उतना बड़ा EMF इंड्यूस होगा। फिर हम क्या कह सकते हैं, ये तो बात रही यार फैराडेज लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया। उसके बाद आप बात करते हो बेसिक मेथड्स, बेसिक वेज ऑफ इंड्यूसिंग EMF। इसमें आप तीन बेसिक वेज के बारे में आप बात करते हैं। पहला होता है यार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड TVMF, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करते हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा होता है चेंजिंग एरिया। जब आप एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो इस तरीके को आप बोलते हैं मोशनल EMF जनरेट करना। जो EMF जनरेट होता है वो मोशनल EMF इंड्यूस होता है। और ये मोशनल EMF भी फर्दर दो तरीके से हो सकता है। आप बात कर सकते हो कि ये हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन वाला और ये हो सकता है रोटेशनल मोशन वाला। ट्रांसलेशनल मोशन वाला, इसका फॉर्मूला होता है बेटा BVL, और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। और दूसरा हो सकता है यार रोटेशनल मोशन वाला, और रोटेशनल मोशन के लिए आप बोलते हो कि ये हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होता है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। एंड द थर्ड थिंग इज चेंजिंग थीटा, दोनों के बीच का एंगल चेंज करना। और ये जो चेंजिंग थीटा है दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर के अंदर ये थर्ड प्रिंसिपल का हम काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। इसके बारे में आप सभी चीज़ों को एक क्विक रिकैप दे सकते हैं जो मैंने आपको डेरिवेशंस फेज 2 दिया है। डेरिवेशंस वन शॉट का फेज 2 आपको JEE प्लैनेट पे मिल जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, JEE के लिए और नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उससे आपको देखने को ये मिल सकता है, तो आप इसे वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद अपने को क्या करना होता है, हम बात करते हैं एडी करेंट्स की। एडी करेंट्स और उनकी एप्लीकेशन। तो कंडक्टिंग कॉइल में तो एक करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर आप कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करें तो वहां पे कई सारे वर्लपूल ऑफ करंट इंड्यूस होंगे, करंट का पूरा बवंडर होगा। सो एडी करेंट्स एंड एप्लीकेशंस। एडी करंट की बात करेंगे और उनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, इंडक्शन फर्नेसेस, इन सभी चीज़ों में आप एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की एंड सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में डेरिवेशंस फेज 2 में डिस्कशन किया है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे यार, ठीक है। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। हम बात किसकी करेंगे यार, म्यूचुअल इंडक्शन की। आखिरी में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अवॉइड करना है, बहुत सारे सवाल बनते हैं जो मैंने अभी प्रैक्टिस सेशन में भी लिए हैं बेटा। सो म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है जी।
तो इस तरीके से हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक अपना कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। सो अ थिन सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic direction। आप देख सकते हैं at the position of the m n q the speed of the ring is v, the speed of the ring is v and the potential difference developed across the ring is, potential difference आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कि कितना होगा और कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे हमें ये भी बताना है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो देखिए क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड यू मैग्नेटिक फील्ड होगी यार, और जो रिंग है हमारी वो कुछ ऐसी है और ये नीचे गिर रही है। ये रिंग जो है ये नीचे गिर रही है लाइक दिस, जैसा कि डायग्राम में मेंशन है। सो आप ये कह सकते हैं सॉरी आप ये कह सकते हैं कि यार जब ये रिंग नीचे गिर रही है तो ये वाला एंड m है, ये वाला एंड q है और इसको आपने n बोला। देखो मैं इसका सीधा सीधा व्यू जो है वो यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, एंड इधर से अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे होते, यदि आपका ये वाला व्यू होता, सो यही व्यू जैसा कि आपको दिखता यही क्वेश्चन में मेंशन है, यही व्यू क्वेश्चन के डायग्राम में मेंशन है, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि यार इफेक्टिव ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा और इफेक्टिव लेंथ क्या, इफेक्टिवली कौन सा एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वी नो कि सर ट्रांसलेशन हो रही है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात हो रही है। तो मोशनल ईएमएफ जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन वाला, उसका फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था यार, बी वी एल, बी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर एंड एल परपेंडिकुलर। तो आपने कहा बी परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज बी, बी परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज बी, वी परपेंडिकुलर भी गिवन है वी। तो बी है इधर, बी है इधर, वी है इधर, तो एल यार परपेंडिकुलर वाला ये वाला होना चाहिए ना, एल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ उसकी, इफेक्टिव लेंथ तो आप देख सकते हैं ये होगी इफेक्टिव लेंथ एंड दैट इज 2r, दैट इज 2r, ठीक है। तो ये बी वी इंटू 2r ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, केवल और केवल ऑप्शन डी है, केवल और केवल ऑप्शन डी है, ऑलराइट। और आप ये भी बताइए इसमें कि सर ये क्यू हायर पोटेंशियल पर कैसे आया। वैसे तो जवाब हमारे पास आ चुका है कि चारों ऑप्शन में से एक ही है यार जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैच हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप ये तो ज़रूर बताओगे ना कि कैसे क्यू वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और नेचुरली एम वाला एंड जो है वो लोअर पे होगा। तो वो कैसे होगा सर, मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर आप एक, मान लेते हैं कि यहाँ पर आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते, यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया होता तो और ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ साथ नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी किधर है, नीचे है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर नीचे जा रहा है यानी करंट किधर है बेटा, नीचे है। तो उठाइए अपना लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और कहिए FMC। आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को पॉइंट आउट करें, करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में अपने सेंटर फिंगर को पॉइंट आउट करें, तो थंब जो है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यार क्यू की तरफ होती है। वो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्यू की तरफ हो रही है। इसका मतलब सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्यू की तरफ आ जाएंगे और सभी के सभी नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एम की तरफ आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट आप बोलोगे कि क्यू वाला हायर पोटेंशियल पे हो गया और एम वाला लोअर पोटेंशियल पर हो गया। बात समझ में आई? तो आप क्या बोलेंगे, एंड Q इज एट हायर पोटेंशियल। Q जो है बेटा वो हायर पोटेंशियल पर है। क्लियर है मामला? सो हमने क्या सीखा यार, हमने ये सीखा कि जब भी पोलैरिटी के बारे में बात करनी हो, हायर और लोअर बताना हो, आप कंडक्टर में एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लेंगे, अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और देखेंगे कि यार चार्ज सेपरेशन किस तरीके से हो रहा है। या चार्ज सेपरेशन किस तरीके से हो रहा है, एक एंड पे हायर पोटेंशियल इसीलिए हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, नेचुरली दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। और देखो यार ये IIT 1996 का क्वेश्चन है, तो IIT का सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। कितने सिंपल सवाल होंगे और उनको सोचने के, उनको सॉल्व करने के बहुत सिंपल ही अंदाज में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो अगला सवाल हमारी नजरों के सामने है यार, एंड द क्वेश्चन इज
A wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 meter per second perpendicular to its length. Perpendicular to its length यानी एक रॉड कंसिडर कर लो, एक वायर कंसिडर कर लो. लेट्स मेक इट सिंपल. ये वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है यार 1 मीटर और इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड. होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म हो गया. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. The ends of the wire are joined to a circuit of resistance 6 ohms. The rate at which work is being done, rate of doing work, dw by dt, पावर होता है बेटा, पावर होता है. So to keep the wire moving at a constant speed is, रुड़की 1999 का सवाल है बेटा, जो रुड़की अब IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है. तो अपने आप में इनके सवाल भी काफ़ी अच्छे होते थे. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कितनी है 0.5 टेस्ला है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फोर्स रिटार्डिंग जो लगता है वो लगता है IBL साइन 90 डिग्रीज. और I को आप क्या बोलते हो यार, ये हो जाता है E बाय आर. इट इज BL साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू बेटा +1 होती है. और आप ये कह सकते हैं कि सर इसको कनेक्ट किया गया है कुछ इस तरीके से एक रेसिस्टर के साथ जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू अपने को पता है यार. और कितनी पता है, वो रेसिस्टेंस वैल्यू पता है यार 6 ohms. देखिए क्वेश्चन में गिवन है. तो आप बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसलेशनल मोशन में पता ही होता है यार अपने को BVL, और ये R है और यहाँ पे भी B और L है. तो ध्यान से देखने पे समझ में आएगा B2L2 V by R. ये फोर्स यार रिटार्डिंग लगता है. लेकिन आपसे बोला गया है कि बताइए कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए आप कितना फोर्स लगाओगे. तो आप बोलोगे हियर फॉर कांस्टेंट स्पीड, हियर टू मूव द रॉड बाय कांस्टेंट स्पीड, टू मूव द रॉड को अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहते हैं तो टू मूव द रॉड बाय कांस्टेंट स्पीड आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक रिटार्डिंग फोर्स के बराबर होगा. इसका मैग्नीट्यूड और ये असल में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. एंड दिस विल बी B2L2 V by R. सो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt या पावर होता है बेटा, वो कैसे आएगा F डॉट वी. आप बोलेंगे सर वेलोसिटी को अगर सपोर्ट ही करना है एक्सटर्नल फोर्स से तो वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा. तो आप बोलेंगे कि ये FV cos 0 डिग्रीज है. इट विल बी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यार B2L2 V by R है. V तो V यहाँ पर है ही और cos 0 की वैल्यू +1 होती है. इसका मतलब पावर जो आपसे पूछा गया वो हो गया B2L2 V by R. और ये एक्सप्रेशन, ये डिडक्शन मैं आपको ऑलरेडी डेरिवेशंस फेज 2 1 शॉट में करवा चुका हूँ. और जब मोशनल ईएमएफ के बारे में बात होती है तब उसके एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में भी बात होती है. और मैंने भी इन द सेम टॉपिक एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ उसी के अंदर ये चीज़ आपको करवाई है. ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर. एंड यहाँ ये आ रहा है B2L2 V by R. सबकी वैल्यू डाल देते हैं यार. B2 है 0.5 का स्क्वायर, L2 है 1 का स्क्वायर, V है 2 का स्क्वायर बाय R इट इज 6. तो आप देखेंगे यार 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 1 ही आएगा. एंड इसीलिए ये निकल कर आ रहा है 1/6 वॉट्स. सो द करेक्ट रिजल्ट इज 1/6 वॉट. ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है यार, ऑप्शन बी. क्लियर है मामला, बात समझ में आ गई होगी, है ना. चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं यार आगे, अगले सवाल की तरफ. एक बार देख लो इसको. और क्योंकि आप इस लेक्चर को अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो उसका एडवांटेज उठाइए. अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए. समझ में आ गई हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब करो और फिर आगे बढ़ो, है ना. चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारे पास 2 कॉइल्स हैं एंड दे कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस एज शोन इन द फिगर. और उनका म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कमेंट करना है. ये भी IIT JEE स्क्रीनिंग का सवाल है यार, अच्छा सवाल है मगर इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है ना.
और स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ाई कर ली है यार, प्रॉपरली पढ़ाई कर ली है हमारे वन शॉट डेरिवेशन से या चैप्टर के वन शॉट से, उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो देखो क्या है, हम केवल इतना बोलेंगे कि इस सिचुएशन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स ऊपर वाली रिंग से गुजर रही है वो नीचे वाले से भी मैक्सिमम गुजर रही है, वो नीचे वाले से भी मैक्सिमम गुजर रही है। ऑलराइट, कुछ ऐसा मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है। और अगर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है इसमें, तो आप क्या बोलेंगे, इट विल बी मैक्सिमम इन सिचुएशन है। इट विल, म्यूचुअल इंडक्शन भी मैक्सिमम होगा सिचुएशन में। यार म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि किसी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को अगर आप वेरी कराओगे तो पड़ोस वाली कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो करंट की स्ट्रेंथ को वेरी करने से रोकने की कोशिश करेगा प्राइमरी कॉइल की, है ना। तो पड़ोसी वाले कॉइल में ईएमएफ इसीलिए इंड्यूस होगा ना क्योंकि प्राइमरी वाला कॉइल और सेकेंडरी वाला कॉइल यानी कि पड़ोसी वाले कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्ड है। जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगी उस हिसाब से उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतना अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज जो है वो इसी में देखने को मिल रही है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। बाकियों में ये फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम इसीलिए नहीं देखने को मिल रही क्योंकि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ ये ऐसी है और यहाँ, यानी कि अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उससे मैक्सिमम लिंक हो ही नहीं सकता। देखो परपेंडिकुलर है ना, उसमें से गुजर ही नहीं रहा परपेंडिकुलरली। और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा है, लाइक दिस। बात समझ रहे हैं? तो इवेंचुअली मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज यानी जितनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे वाले में से जा रही है, बड़ी रिंग में से जा रही है, उतनी ऊपर वाले में से भी गुजरेगी। ये किस में देखने को मिल रहा है? केवल और केवल पहले वाले में। क्लियर हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटालिक स्क्वायर लूप, ये भी IIT JEE स्क्रीनिंग का सवाल मैंने लिया यार। इसके पीछे की कहानी समझिए। वी नो, सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार ध्यान से सुनते हैं। वी नो EMF जो है ट्रांसलेशनल मोशन वाला, EMF जो है ट्रांसलेशनल मोशन वाला वो होता है BVL। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें BVL याद नहीं रखना यार, तुमको B परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर और L परपेंडिकुलर याद रखना है। B परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर और L परपेंडिकुलर। तो हमें केवल वो आर्म्स चुननी है जिनमें सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यार वैसे भी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो डॉट हो गई। डॉट का मतलब क्या है यार? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। अब आपने देखा कि AB वायर की जो लेंथ है, AB वायर की जो लेंथ है वो इस डायमेंशन में है और AB वायर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है ना यार, लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली यही बात आप किसके लिए कर सकते हो? यही बात आप कर सकते हो CD के लिए, कि लेंथ ये है और वेलोसिटी जो है यार वो ये है, ठीक। लेकिन तो इनमें तो EMF इंड्यूस होगा नहीं। लेकिन अगर आप BC के बारे में बात करो तो BC का लेंथ ये है और वेलोसिटी ये है, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और AD का लेंथ यूँ रहा y एक्सिस में और वेलोसिटी यूँ रही x एक्सिस में, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जिन आर्म्स के लिए ये V परपेंडिकुलर, L परपेंडिकुलर कब आ रहे हैं? दीज आर परपेंडिकुलर ओनली फॉर BC एंड AD आर्म्स, ओनली फॉर BC एंड AD। BC और AD के लिए ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, BC और AD के लिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हीं में EMF या करंट इंड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। करंट तो खैर पूरी लूप में घूमेगा, करंट तो खैर पूरी लूप में घूमेगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, आप जवाब क्या दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन बोथ AD एंड BC। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यार, इन बोथ AD एंड BC। क्यों सही होगा इन बोथ AD एंड BC? क्योंकि यहाँ पे L वेक्टर और L और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, यानी BVL वाला फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? ऑलराइट, बढ़ाएं डिस्कशन को आगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अगला सवाल हमारे सामने क्या है? अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2L इज रोटेटिंग with constant angular speed omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field exists parallel to the axis of rotation. The EMF induced between the two ends of the rod.
देखो यार, इनकी नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए एंड, ये एम एंड, और इसको बोल देते हैं एन एंड, और इसको बोल देते हैं पॉइंट ओ। ज़रा ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया जाए तो आप कहेंगे उठाइए अपना लेफ्ट हैंड सर और लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और इस मोमेंट पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी इंस्टेंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यार अंदर की तरफ है, ये ऐसे को जा रहा है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अंदर की तरफ है, ऐसे घूम के जा रहा है, तो इधर किधर है, अंदर की तरफ। तो लेफ्ट हैंड आपने उठाया, एफ एम सी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस मोमेंट पे अंदर है, तो फोर्स किधर लगेगा यार, बाहर की तरफ। तो आपने कहा इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कहीं इस तरफ लग रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो आप बोलोगे कि एन एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा और ओ एंड पे नेगेटिव नेगेटिव। और यही वाली बात आप एम के लिए भी कहोगे कि एम एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यू कैन राइट टू थिंग्स। पहला कि सर जब एक रॉड को एक एंड के अबाउट ऐसे पकड़ के घुमाया जाता है तो मोशनल ईएमएफ रोटेशन वाला होता है और उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी आप बोलेंगे एन वाला हायर है और ओ वाला लोअर पे, तो वी एन माइनस वी ओ जो है ये हो जाएगा बी ओमेगा, और लेंथ यार टोटल लेंथ 2L है। अगर टोटल लेंथ 2L है तो ये वाली लेंथ फिर से कितनी हो गई, L हो गई, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, L हो गई। तो आप इसे लिखोगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एंड वी एम माइनस वी ओ भी कितना लिखोगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एल स्क्वायर बाई 2। सो माइनस अगर आप कर दोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको देखने को, आपको मिलेगा वी एन माइनस वी एम जो है वो 0 आ गया, और वी एम इक्वल टू वी एन। तो आपसे पूछा गया द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, टू एंड्स ऑफ द रॉड, तो ये कितना निकल कर आ रहा है यार, 0 ही निकल कर आ रहा है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, इट विल बी 0, ऑप्शन डी विल बी 0। ऑलराइट, क्लियर है मामला। बढ़ाएं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। सो अब बात करते हैं अगले सवाल की, एंड दिस इज दिस वन। काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा, अगर आपको लगे कि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और उसके बाद उसे देख लीजिए। As shown in the figure, P and Q are two coaxial conducting loops separated by some distance। दो coaxial हैं, देखने से ही समझ में आ रहा है, और ये रही हमारी आंखें, सुंदर सी आंखें, हम यहाँ हैं। When the switch S is closed, ये भी IIT JEE स्क्रीनिंग का सवाल है यार। जब स्विच एस को क्लोज करोगे, क्लॉकवाइज करंट IP जो है वो फ्लो कर रहा है इन P एज सीन बाय E। एक क्लॉकवाइज करंट आप देख भी सकते हैं, एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट यूँ जा रहा है और इसमें करंट यूँ उतर रहा है। ठीक है, क्योंकि बैटरी से करंट निकला होगा और लौट के यूँ आया होगा। ठीक है, तो ये रहा चक्कर। द इंड्यूस्ड करंट IQ1 फ्लोज इन Q। ओके, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, क्लॉकवाइज करंट IP फ्लोज इन P एंड एन इंड्यूस्ड करंट IQ1 फ्लोज इन Q। द स्विच रिमेन्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। When switch is opened, a current IQ2 flows in Q. Then the directions of IQ1 and IQ2 are। यार देखो क्या है, पहली बात, जैसे ही स्विच, यार इस करंट की वजह से होगा क्या, जो करंट है इसकी वजह से, करंट है जो इसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो क्लॉकवाइज, यानी कि ये साउथ पोल है यार, ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, ये वाला एंड बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह, और पीछे वाला एंड जो है इसका वो बिहेव किसकी तरह करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि क्लॉकवाइज साउथ की तरह बिहेव करता है और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरह। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसी होंगी, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो पहले नहीं थी, सबसे पहले नहीं थी। अचानक से स्विच को क्लोज किया, बैटरी लगी हुई है, जब ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो इस Q वाली रिंग से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यही वाला है। रेड वाले को ही अगर मैं देखो डॉटेड से दिखाऊं तो यही वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है जो यहाँ से भी गुजरेगा, यही वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है जो यहाँ से भी गुजरेगा। पहले ये नहीं था, अचानक से आया स्विच को क्लोज करते ही। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि इस फ्लक्स को, अचानक से आने वाले फ्लक्स को रोके, अपोज करे। तो इस वजह से आप कहोगे कि यार बाहर की तरफ मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को चाहिए, बाहर की तरफ मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, यानी आपके नज़रिए से देखने पे शुरुआत में ये एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। शुरुआत में क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप स्विच को ओपन करोगे और ये रेड वाला फ्लक्स कमज़ोर पड़ रहा होगा
तो क्यू वाली रिंग में ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहता होगा, ऐसा करंट, ये इनिशियल है, क्यू वाली रिंग में ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहता होगा कि वो घटते हुए रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाए। बढ़ाए तो कैसा करे, बढ़ाए तो वही इसी डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि करंट कैसा होना चाहिए यार, इधर की डायरेक्शन में देखते हुए क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये फाइनल सिचुएशन है। तो पहले आप कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज है और बाद में आप कहेंगे कि क्लॉकवाइज है। फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज, सो आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन डी, दिल्ली। ऑप्शन डी को चूज करेंगे यार। बात समझ में आ गई है? ऑप्शन डी देख लीजिए, चाहो तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करो और फिर से दोबारा से सुनो, बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते कि इस सवालों को कैसे कैसे करना है, इसीलिए मैंने कलेक्शन दोबारा से उठाया है। क्वेश्चन इज अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ बढ़ रहा है। इंड्यूस करंट ए बी और सी डी में बताना है। तो आप कहेंगे अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यदि अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बड़ी वाली आर्म चाहती है, बड़ी वाली आर्म चाहती है या बड़ा वाला कॉइल चाहता है कि अंदर वाले को बढ़ने से रोकें। अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हो, बाहर वाला देकर। बाहर वाला देने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आप चाहते हैं कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यानी सी डी आर्म में करंट यूं जाए, या आप ऐसे मेंशन कर दीजिए, इस आर्म में करंट ऐसे जाए और घूम के इस आर्म में करंट ऐसे आए। ऐसे ये चाहता है, ऐसा ये चाहता है, बड़ा वाला कॉइल चाहता है। छोटे वाला कॉइल भी यही चाहता है कि यार मैं बाहर एंटी क्लॉकवाइज करंट रखूं ताकि मैं भी अंदर वाले बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने से रोकूं, घटाऊं, यानी कि बाहर वाला दे दूं। बाहर वाला फ्लक्स देने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, यानी इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए और इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी डी आर्म या ए डी आर्म में छोटे वाले करंट की कोशिश है कि डी टू ए जाए, बड़े वाले करंट की कोशिश है कि ए टू डी जाए। सी बी आर्म में बड़े वाला करंट चाहता है कि सी से बी जाऊं, छोटे वाला चाहता है बी से सी जाऊं, बी से सी जाऊं। मगर जीतेगा कौन? नेचुरली बड़ा वाला, थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका होगा। तो आप बोलेंगे कि इफेक्टिवली करंट इसमें ऐसे जाएगा और इफेक्टिवली करंट इसमें ऐसे जाएगा, रिड्यूस्ड होगा मगर ऐसे ही जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि ए बी और सी डी में क्या डायरेक्शन होगी। तो सी डी में डायरेक्शन होगी डी टू सी, सी डी में डायरेक्शन होने वाली है डी टू सी, और ए बी में डायरेक्शन होने वाली है बी टू ए। ये वाली डायरेक्शन होगी यार, ग्रीन वाले के फेवर में होगी डायरेक्शन, ये होगी बी टू ए। तो सी डी में डायरेक्शन डी टू सी और ए बी में डायरेक्शन बी टू ए, यानी कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आप ऑप्शन ए को चूज करने वाले हैं, ऑप्शन ए। क्लियर है? सवाल क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखना है कि कौन जीत रहा है। बड़ी वाली आर्म चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं, बड़ी वाली आर्म चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं, लाइक दिस। ठीक है, छोटी वाली आर्म चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं, लाइक दिस। समझ रहे हो? लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा कौन यार? गड़बड़ है, एक मिनट, लाइक दिस। एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूं, देखिए। आपने कहा कि बड़ी वाली आर्म चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं, लाइक दिस। छोटी वाली आर्म चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं। एक बार और देखते हैं, छोटी वाली कॉइल चाहती है कि हम करंट को ऐसे फ्लो कराएं, लाइक दिस। मगर जीतेगा कौन? ऑब्वियसली बड़ा वाला, इसीलिए आपने कहा डी टू सी और इसीलिए आपने कहा बी टू ए, डी टू सी एंड बी टू ए। अब बात क्लियर हो गई होगी यार? ठीक है, दोनों की चाहत वही है कि अपने थ्रू समय अनुसार बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने से रोके, यानी कि घटाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की यार।
A square metallic loop of side 0.1 मीटर एंड रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, देखिए 1 ओम का रेसिस्टेंस गिवन है, ये 0.1 मीटर गिवन है, इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एज शोन इन द फिगर। स्टेडी करंट अगर इतना है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द लूप, ये सवाल है, वेलोसिटी बतानी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंसेस। इस नेटवर्क को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये अपने आप में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप इसमें देखिए कि एग्जैक्ट जो आपका ईएमएफ रेसिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना होगा, बीच वाली को उड़ा देंगे यार, बीच वाली को उड़ा देंगे। आप कहेंगे 3 ओम और 3 ओम, ये ऊपर वाले दोनों 3 ओम सीरीज में है 6 ओम, ये वाले लाइक ऊपर और नीचे राइट वाले दोनों 3 ओम सीरीज में है, लेफ्ट वाले दोनों 3 ओम भी सीरीज में है, 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में हुआ, इफेक्टिवली आंसर 3 ओम आया। और जो स्क्वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, आप बोलेंगे नेट रेसिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट तो हो गया 1 ओम स्क्वायर वाला प्लस 3 ओम नेटवर्क वाला, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम्स। ठीक, दूसरी बात ईएमएफ नेट जो होगा इंड्यूस्ड वो हो जाएगा बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर। करंट जो होगा आई, दैट विल बी इक्वल टू ई नेट बाई आर। सो इसका मतलब है आप ये बोल देंगे कि नेट करंट जो है वो तो 1 मिली एम्पियर का है यार, यानी कि आ गया 10 की पावर -3। ई नेट को आपने लिखा बी वी एल, बी कितना है 2, एल कितना है यार 0.1, वी कितना है ये आप निकालना चाहते हो, और रेसिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, तो ध्यान से देखने पे समझ में आया कि v यहाँ से निकल कर आ गया। देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा, इट विल बी 2 × 10 की पावर -2 और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि कौन सा ऑप्शन चुनेंगे यार आप, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट्स योर रिजल्ट। क्लियर है क्या, सिंपल सा यार, मोशनल ईएमएफ का फंडा है, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को क्लब कर दिया, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को और आगे। अ कंडक्टर ABOCD मूव्स along its bisector with a velocity of 1 meter per second through a perpendicular magnetic field of 1 Weber per meter square as shown in the figure. If all the sides are of 1 meter each, then the induced EMF between A and D is। यार देखो यार, मुझे पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमारा यहाँ मोशनल ईएमएफ का फंडा लगेगा, और मोशनल ईएमएफ का फंडा होगा, वी नो कि ई जो होगा वो होगा बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर। बी परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, एल परपेंडिकुलर हम निकालना चाहते हैं, और वी परपेंडिकुलर हमें पता है 1 मीटर पर सेकेंड। तो मुद्दा क्या रह गया, एल परपेंडिकुलर निकालना। और ये एल परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे कि अगर आपको बेसिकली ये पूरी लेंथ चाहिए, ठीक है ना, एल परपेंडिकुलर इफेक्टिव, तो आप बोलेंगे देखिए ये 1 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 1 sin 45, हाइपोटेनियस sin 45 डिग्रीज, और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 1 sin 45 डिग्रीज। ठीक है, ये भी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो आपने कहा दिस एल इफेक्टिव इज नथिंग बट 2 sin 45 डिग्रीज, यानी कि दैट विल बी 2 × 1/√2, यानी कि आप बोल सकते हैं √2 और 1.41 वोल्ट्स। इसका मतलब करेक्ट जवाब क्या है यार, करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। करेक्ट जवाब क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी निकल कर आ रहा है। क्लियर है मामला, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे, उसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डीपीपी मिलेगी कैसे और प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कैसे करना है। लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इन सभी सवालों को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑल राइट, अभी के लिए आखिरी सवाल यार। अ कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग विद अ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं जैसा कि डायरेक्टेड इनटू द पेपर, a capacitor of capacity C equal to 10 microfarad is connected as shown in the figure। देन आपको बताना है कि चार्जेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो यार ये समझिए कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। PQ को अगर आप ध्यान से देखो तो वो आगे चल रहा है विद वेलोसिटी v, यानी कि अगर आप कोई भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि सर यहाँ पर
अगर समय अनुसार इनवर्ड फ्लक्स बढ़ता चला जा रहा है तो करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि अंदर वाले को बढ़ने से रोके, यानी कि घटाए, यानी कि बाहर वाले को बढ़ाए। बाहर वाले को बढ़ाने का मतलब है कि करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करे, करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करे। ऊपर वाली प्लेट पे बॉस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाली प्लेट पे यार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि करंट या चार्ज जहां हिट करता है कैपेसिटर में वो प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ऐसा ही तो होता है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे शेयर Q इक्वल टू सी वी होगा और Q इक्वल टू सी ई इंड्यूस्ड। सो ये हो जाएगा C एंड इट इज BVL। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। C की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोफराड्स, 10 माइक्रोफराड्स। B दिया हुआ है यार अपने को 4 टेस्ला। V दिया है अपने को 2 मीटर पर सेकेंड एंड L दिया है अपने को 1 मीटर। बाकी सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में है यार। ध्यान से देखने में पता चला 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80 माइक्रोकूलम्स ऑफ चार्ज होना चाहिए, 80 माइक्रोकूलम। तो पॉजिटिव ऑफ 80 माइक्रोकूलम यार और नेगेटिव ऑफ 80 माइक्रोकूलम। तो अब देख रहे हो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक से हमने किसको कंबाइन कर दिया है यार, हमने कंबाइन कर दिया कैपेसिटर वाला पार्ट। ऑलराइट, तो बन गया है हमारा ये वाला सवाल। बात समझ में आ गई है। तो इसी के साथ यार कंप्लीट होता है हमारा अभी का प्रॉब्लम डिस्कशन। इसके अलावा भी इस लेक्चर के एंड में मैंने आपके लिए डीपीपी प्रॉब्लम्स डाली हैं। उन डीपीपी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कीजिएगा जेई प्लैनेट पे। उसके टेक्स्ट सॉल्यूशंस बाय द एंड ऑफ द डे आई विल कीप पोस्टेड, ठीक है। आई पोस्ट इट देयर, ठीक है ना। तो एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम अगले काफ़ी दिनों के लिए, यानी कि 20th मैंने आपको बताया था 20th ऑफ अप्रैल से पहले हम हमारा पूरा कोर्स क्रैश का रैप अप करेंगे यार। और उसके बाद 20th to 26 हम मॉक पेपर्स भी लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यार। स्टेप 1 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये करवाया है मैंने यार अनअकैडमी स्पेशल पर। ये दिस वॉज हेल्ड ऑन 27 मार्च। 27 मार्च को ये हुआ था ऑन अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये हुआ था, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जा सकते हैं उन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। आपको मैंने उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई हैं। तो यार जितनी भी देर का वो सेशन है उससे अगर एक सवाल उठ के एग्जाम में आता है तो कोई बुराई नहीं है यार। इनफैक्ट आपके मार्क्स बहुत बूस्टअप होने वाले हैं, ठीक है। सो हेल्ड ऑन 27 मार्च अनअकैडमी स्पेशल, ये आपको करना है। एंड डीपीपी प्रॉब्लम्स जो हैं गिवन इन दी लेक्चर नोट्स। इसी लेक्चर के जो नोट्स हैं मैं एक्चुअली आपको दिखा भी देता हूँ। इन्हीं लेक्चर नोट्स में मैंने आगे चल के अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आगे चल के मैंने आपकी डीपीपी प्रॉब्लम्स अटैच की है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जब आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है ना यार। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ आज की मुलाकात होती है यार कंप्लीट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। फटाफट से जेई प्लैनेट को ज्वाइन कर ले, जहां आपकी प्रिपरेशन जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। 14 अप्रैल से यार हम एम 2022 बैच के लिए मिलने वाले हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आइकॉनिक और प्लस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए आप इनमें से कुछ ले सकते हैं यदि चाहें तो, और एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल डिस्काउंट या एडिशनल प्राइस को कम करने के लिए आप यूसैट यानी कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हमारा कोड वही फिजिक्स माया PHYMAY उसको यूज़ करना ना भूलें। उससे और आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। आस्क अ डाउट फीचर यार ये ऐसा है जिससे घर बैठे बैठे पढ़ाई करते हुए आप अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या प्रोसेस है प्रॉपर, वो आपकी नज़रों के सामने ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। अपकमिंग बैचेस जो अप्रैल में हैं उनकी डिटेल आपके सामने है। मेगा बैच है, विशेष बैच है, हमारा एम 2022 बैच यहाँ देखिए दिया गया है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ज़्यादा लोग इन लेक्चर से पढ़ सकें, इस कंटेंट का यूज़ कर सकें और अच्छे से अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकें। और उसके बाद मैंने कुछ डीपीपी प्रॉब्लम्स अटैच की हैं, इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।